किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में हम तमाम उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित हैं। ये वो योजनाएं हैं जो किसानों को सशक्त बनाती हैं और उन्हें और मजबूत करती हैं। इसीलिए इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी सरकार आपके साथ कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। आज का युग आधुनिक युग है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आज खेती में ऐसी ऐसी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि न सिर्फ किसानों की आमदनी को बढ़ा रही है बल्कि भविष्य की नींव को भी मजबूत कर रहे हैं। और इस बात को समझते हुए सरकार भी खेती में मशीनीकरण को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। किसानों तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके, इसके भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, यानी कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। क्या है ये, इससे किसानों को कैसे लाभ हो सकता है और कैसे किसान इससे अधिक से अधिक फायदा लेकर अपनी खेती को न सिर्फ आसान बना सकते हैं बल्कि आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर वी एन काले जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। तो इस पूरे मिशन के बारे में, मशीनीकरण कैसे कृषि के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। तो सर, यहीं से शुरुआत करते हैं। अब वो ज़माना गया जब हम किसान के बारे में सोचते थे तो हमें 2 बैल नज़र आते थे, हल नज़र आता था। अब किसान ट्रैक्टर चला रहा है, ड्रोन चला रहा है, ऐसी ऐसी आधुनिक मशीनें चला रहा है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और मशीनीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कृषि में कृषि यांत्रिकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अगर हम एग्रीकल्चर की बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि यांत्रिकरण को बहुत इसमें योगदान होगा। क्योंकि आज देखें कि आज हमारे कृषि में लेबर्स की बहुत शॉर्टेज है और हम लोगों को अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ानी है, मतलब एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप लेना है, तो हमारे पास विंडो बहुत कम होती है। तो इस विंडो कम होने के कारण जो है हमको जो है मशीनीकरण का बहुत फ़ायदा होगा। और साथ साथ में आप देखेंगे कि आज जो हमारी इनपुट है, इनपुट कॉस्ट जो है, जितनी चाहे सीड हो, फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो, ये सारी महंगी है और बहुत कॉस्टली है। तो अगर आपको इसका प्रॉपर प्लेसमेंट ना हो, प्रॉपर जुडिशली यूज़ ना हो, तो उसका जो है मतलब आप फ़ायदा नहीं हो सकता किसानों को। तो इसको बचत भी होनी चाहिए। तो इसलिए मशीन का बहुत इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि ड्रेजरी इन्वॉल्वमेंट में आज जो है कि इतना श्रम करने की जो है लोग तैयार नहीं होते हैं। तो इसमें जो अगर श्रम की बचत भी होगी तो कई गिनित इसके फ़ायदे हैं कृषि यांत्रिकरण के लिए। तो इसलिए कृषि यंत्रीकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कृषि में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कृषि यंत्रीकरण, मशीनीकरण का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। और मशीनों का इस्तेमाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि यहाँ ये भी है कि क्वालिटी भी आपको इम्प्रूव करनी है। किसानों के पास समय हो ताकि उस समय को और बेहतर इस्तेमाल कर सकें, कुछ ना कुछ साथ में काम भी कर सके और अपने आय में वृद्धि कर सके, अपने आप को और आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। किसानों के लिए आय और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मशीनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे दूसरे कृषि इनपुट की उपयोग दक्षता में सुधार भी लाती हैं। ऐसे सुधार उत्पादन, उत्पादकता और फसल गुणवत्ता तीनों को बेहतर करने में मददगार है। इसी बात को देखते हुए सरकार किसानों को किफायती दामों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही कोशिश शुरू की गई जिसका नाम था
कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन। छोटे किसानों के अलावा ये मिशन ऐसी जगहों के लिए भी था जहां भारी मशीनें काम नहीं कर सकती और ऐसी जगहों के लिए भी जहां बड़ी मशीनों का पहुंचना मुश्किल होता है। केंद्र प्रायोजित ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसके अंतर्गत मशीनों की खरीद के लिए किसानों को श्रेणियों के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी मशीन की लागत का 40 से 50% तक है। उपमिशन का मुख्य उद्देश्य कस्टम हायरिंग केंद्रों और ज्यादा कीमत वाली मशीनों के हाईटेक हब को बढ़ावा देना है। इस तरह की सुविधाएं छोटे किसानों के अलावा खंडित जोत वाले अन्नदाताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण युवा और उद्यमी किसानों की सहकारी समितियां, पंजीकृत किसान समितियां, किसान उत्पादक संगठन और पंचायतें अगर ग्राम स्तर पर मशीनरी बैंक स्थापित करते हैं तो उन्हें मशीनों की कुल लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सहायता राशि 80% होगी। ये योजना फसल उत्पादन और उत्पादन के बाद की गतिविधियों के लिए लगभग सभी तरह की कृषि मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देती है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और देखिए हमारे देश की खासियत ये भी है कि चाहे जो भी योजना हो उसके पीछे मकसद ये होता है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और कृषि की योजनाओं का तभी लाभ हो सकता है जब छोटे से छोटे किसान को उससे जोड़ा जाए। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं यंत्रीकरण की, मशीनीकरण और अब सह मिशन भी शुरू किया गया है, तो इससे किसानों की और स्थिति कैसे बेहतर होगी, किसान इसे कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए, कृषि यंत्रीकरण पर एक जो उपमिशन है जिसको हम लोग अंग्रेजी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कहते हैं और शॉर्ट में SMAM कहते हैं। तो आप देखिए कि 2014-15 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया गया और ये जो स्कीम है ये राज्यों के द्वारा इसको पूरे राज्यों में जो है उसको प्रसारित की जाती है, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो भारत सरकार उसके लिए जो बजट आवंटित करती है राज्य सरकारों को, और इसमें विभिन्न पहलू है, विभिन्न घटक है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ये उपमिशन में। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग, क्योंकि हमारी 86% जो फार्म जो है उसकी पॉपुलेशन लगभग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि हम लोग कैसे इन लोगों को इस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं और उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा मेन फोकस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। तो इसके लिए विभिन्न घटक है, जैसे एग्रीकल्चर मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, चाहे वो छोटी मशीन हो या बड़ी, कंबाइन हार्वेस्टर तक का जो है, छोटी से लेके बड़ी मशीन तक हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें हम लोग सरकार की तरफ से उसको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे 40 to 50%, मतलब 40% जो जनरल कैटेगरीज फार्मर्स होते हैं और 50% जो है स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 10% जो ज़्यादा देते हैं हम लोग। साथ साथ में महिला अगर किसान हैं उनको देते हैं, फिर SC ST अगर कोई किसान है तो उनको भी इसमें 10% का इनको लाभ मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स है, क्योंकि वो जो हिली एरियाज़ है और जो है उसको अंडर डेवलप्ड है वो, तो उसको भी डेवलप करने के लिए उनको भी हम लोग 10% ज़्यादा। तो ये तो एक हो गई कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी की बात करते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा जो है कस्टम हायरिंग सेंटर, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर मशीन है बहुत कॉस्टली है और हमारी जोत भी कम है। तो बड़ी मशीन्स को रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसान को अगर इसमें साल भर अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको घाटे में ही रहेगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर नाम की जो है एक, उसी में एक घटक है। तो उसमें जो है कि कस्टम हायरिंग सेंटर का मकसद ये है कि लोग, एक जो है एंटरप्रेन्योर जो है या यूथ हो या अगर बड़ा किसान है तो अपने पास एक बहुत सारी मशीनें रख सकता है जो भी उस एरिया में लग सकती है, और मशीनों को फिर वो किराए पे दे सकता है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन भी इस्तेमाल भी होगी और उसको सबको मिल भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये कस्टम हायरिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है हर किसान के सामने, जो एक तरीके से बोले ऐसे सेंटर है जहां जाकर आपको अपनी ज़रूरत की मशीन को इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल और एक बहुत अच्छी योजना है अपने आप में। फ़िलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सह मिशन यानी कृषि में मशीनीकरण पर सह मिशन से जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें सरकार आपके साथ। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में मशीनीकरण पर। सह मिशन क्या है ये, इससे किस तरह का लाभ हो रहा है और पहले से कौन सी नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं ताकि जो मशीनीकरण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उसे और सुगम किया जा सके। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर VN काले जी। तो सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ब्रेक से पहले आपने कस्टम हायरिंग के बारे में बताया, तो इससे एक आम किसान, एक युवा जो इसे एक काम की तरह लेना चाहता है, क्या उसके लिए भी किसी तरह का विकल्प है, कोई प्रोविज़न है? बिल्कुल, जैसे कि मैं कह रहा था कि कस्टम हायरिंग सेंटर की बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, जैसे कि हम लोग युवाओं को तो दे ही रहे हैं, उसमें लगभग 40% हम लोग उसको सब्सिडी देते हैं। अगर आपका 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो टोटल 2.5 करोड़ पे मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी मिल सकती है। तो आप डिफरेंट स्टेजेस में भी ले सकते हैं, मतलब फेजेस 50 लाख का भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 60 लाख का भी ले सकते हैं, डिफरेंट जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल अगर करना चाहते हैं। अगर आपको ग्रुप में करना है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा है कि छोटी छोटी जोत है, छोटे छोटे किसान हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। तो अगर ऐसा ग्रुप ऑफ फार्मर्स अगर साथ में आते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान है। हमारी जो सब्सिडी है लगभग 80% तक हम सब्सिडी देते हैं 30 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर, और नॉर्थ ईस्ट के लिए तो खास तौर पे 95% हम सब्सिडी देते हैं। तो इस तरह से लोग जो है अपना खुद का भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स अपना भी काम करेंगे और साथ साथ में वो किराए पे भी देंगे। तो इसमें क्या है कि वो अपना थोड़ा सा बचत, अपना काम तो करेंगे और साथ साथ में अपना आमदनी भी उसमें अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह के ये अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हमने इस उपमिशन में हमने बनाए हैं। जी सर, अब बात करते हैं मशीनों की, क्योंकि आमतौर पर जब हम आधुनिक कृषि की बात करते हैं और मशीनीकरण की बात करते हैं तो 2-4 चीज़ें ही हमारे दिमाग में आती हैं, जो एक परसेप्शन बना हुआ है। ट्रैक्टर हो गया, बहुत हुआ तो हैप्पी सीडर के बारे में बात कर लेते हैं। कंबाइन मशीन तो काफ़ी पॉपुलर हुई है, लेकिन उसके बाद भी अब हम जान रहे हैं कि AI का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब कृषि यंत्रों में। तो थोड़ा मैं चाहूँगी इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। आपने जो कहा है सही है, लेकिन अभी आप ये जो उपमिशन, इसमें आपकी सारी टाइप की मतलब प्रोविज़न है। चाहे आप बुआई की मशीन लीजिए, अगर खेत को तैयार करना है तो उसके लिए जो विभिन्न टाइप की जो मशीनें हैं, रोटावेटर सबसे पॉपुलर हो गया है, और आपके अभी जो है न्यूमेटिक टाइप के प्लांटर्स आ रहे हैं ताकि आप सीड टू सीड, प्लांट टू प्लांट और जो रोड टू रोड डिस्टेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइप का, और अभी आपके रोड टाइप के जो है बूम टाइप के स्प्रेयर्स आ गए हैं ताकि आप किसानों के खेत के बीच में ही आप चला सकते हैं। उसका हायर मतलब जो क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर क्रॉप भी है तो भी आप उसके बीच में से चला सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं, मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग की मशीन है। मान लीजिए फार्म लेवल पे अगर उनको फार्म गेट बोलते हैं अपन उसको, फार्म गेट पे अगर उनको अगर प्रोसेसिंग करना है, उनको वैल्यू एडिशन करना है, तो उसके लिए भी हमारे इस उपमिशन में इसमें प्रावधान किया गया है। तो एक तो ये बात होगी। आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कही है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में तो अभी नया ज़माना उसी का ही आएगा, क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में है कि ऐसा है कि जिस पौधे को ज़रूरत है, अगर मान लीजिए पौधे को अगर फर्टिलाइज़र जिसकी ज़रूरत है उसी को ही फर्टिलाइज़र दिया जाएगा। चाहे अगर उसमें जहाँ पे कीड़ है तो वही कीड़ वो जहाँ पे कीड़ लगी हुई है उसी जगह पे उसका स्प्रे होगा। तो इस तरह से प्रिसीजन एग्रीकल्चर से हम लोग काफ़ी बचत करेंगे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात है, तो ये उपमिशन में हम लोग ड्रोन को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें हम लोग 50% तक हम सब्सिडी किसानों को देते हैं। तो इसके लिए जो है लगभग 10 लाख का अगर है मतलब ड्रोन, तो इसमें 5 लाख रुपए तक हम लोग उसको सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि किस किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। अब सर मैं आगे जानना चाहूँगी कि इस उपमिशन को और गति देने के लिए क्या FPOs या सहकारी समितियाँ, क्या इनसे भी किसी तरह का कोलैबोरेशन या मतलब जुड़कर आगे बढ़ने की योजना है या किया जा रहा है?
आप देखेंगे कि जब तक किसानों तक इसकी पहुंच नहीं होगी ये जितनी भी एडवांस एग्रीकल्चर मशीन्स है, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के हमारे अंदर प्रावधान है। मतलब जितनी एग्रीकल्चर मशीन है वो अगर किसानों के फील्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि इस टाइप की मशीन है। इसलिए हम लोग जो है FPOs है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको हम लोग जो है मशीन खरीदने के लिए 100% मशीन खरीदने के लिए हम लोग उनको प्रावधान रखा हुआ है और वो खरीद सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनको मतलब बहुत ही कम इसमें हम लोग जो है उनको उनकी तरफ से उनको कुछ ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। और साथ साथ में कंटिजेंसी चार्जेस, मतलब अगर लोगों को मोबिलाइज करना है और डेमोन्स्ट्रेशन करना है और चाहे अगर कोई इनपुट्स लगते हैं तो उसके लिए भी हम लोग 3,000 रुपये प्रति हेक्टर जो है उनको प्रावधान रखा हुआ है ताकि डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए प्रॉपरली। तो इस तरह से FPOs को हमने इसमें प्रावधान रखा हुआ है। जी सर, क्या इस तरह के कदमों से जो हम गांव के हिसाब से ही अगर हम बात करें वहाँ पे किस तरह का चलन है, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हैं उद्यमिता को भी गति दे सकते हैं, उसे और बढ़ा सकते हैं? क्या इससे रोज़गार सृजन भी बढ़ेगा गांव में? हाँ बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि 2014-15 से अगर आज तक हम देखेंगे तो 9,500 करोड़ रुपीस हमने किसान मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने बांटा है। ये सेंट्रल शेयर है, उसमें अगर आप इसका भी मिला देंगे 40% स्टेट का भी मिला देंगे तो इस तरह से बहुत बड़ी जो अमाउंट है हम लोगों ने किसानों को मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बांटी है। और साथ इसके कारण जो है लगभग हमने 50,000 से ज़्यादा जो है कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं और लगभग 21 लाख जो मशीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तो आप देखेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा एक तरह से एक जो रोज़गार हम लोग निर्मित कर रहे हैं, लोग युवाओं जो है इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने रूरल एंटरप्राइज के द्वारा जो है जो ग्रामीण में जो जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है सर्विसेज, तो वहाँ पे वो सर्विसेज दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं। और इसके लिए जो है हमने ख़ास तौर पे जो है प्रशिक्षण का इसमें कार्यक्रम हमने रखा हुआ है ताकि जो है जो कस्टम हायरिंग सेंटर को कैसे चलाया जाए, कौन से मशीन को इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए भारत सरकार की 4 बहुत ही नामी संस्थानें हैं जो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में हमने चारों जगह पे है, मतलब 4 कॉर्नर्स में हमारी भारत सरकार संस्थान है जो कि डिफरेंट रीजन्स को कैटर करती है। जैसे हमारी एक बुधनी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रीजन को हम लोग कैटर करते हैं। नॉर्दर्न में हिसार इंस्टीट्यूट है हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशली आसाम में जो विश्वनाथ चारालीम बनी है, और साउथ के लिए जो है हमारी जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई भी किसी तरह का व्यय नहीं करना है, किसानों को आने जाने का खर्चा भी मिलता है, वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है और रहने का भी खर्चा है। तो किसान जो है वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं मुफ्त में। मैं यहाँ से अपील भी करना चाहूँगा कि किसान भाइयों की कि यहाँ पे जो संस्थानें हैं वहाँ पे जाके आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और ये सारी मुफ्त है। तो आपको एक अवेयरनेस भी जनरेट होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जो गतिविधियाँ हैं हमारी इस संस्थानों में है, तो आप वहाँ पे उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि मैं कहूँगी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे मिट्टी की बात करें या फिर जलवायु है, हम बहुत डाइवर्स हैं। हमारे यहाँ हर खेती भी बहुत डाइवर्स है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र की मशीनों की ज़रूरत भी अलग अलग होती है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी को देखते हुए, वहाँ की जलवायु को देखते हुए। तो क्या इन सब बातों का समावेश भी किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमने भारत सरकार ने कई ऐसा थोपा नहीं कि आपको यही मशीन लेना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके जलवायु के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न भी डिफरेंट है, तो सारे जगह पे अलग अलग है, तो विविधता है। तो आपने जैसे कहा है, तो उसी हिसाब से जो है अपना चूज कर सकता है वो एग्रीकल्चर मशीन से, और उसी हिसाब से अपना पैकेज बना करके वो उसकी उनको असिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से सारे प्रावधान हैं। और ख़ासतौर पे अब मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जो है वो भी मशीन हमने इसमें मिशन में डाला। पराली एक बड़ी समस्या रही है, तो इसके लिए भी मशीनें हैं, बेलर वगैरह बताते हैं सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। हाँ, क्योंकि मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि क्रॉप रेसिड्यू मशीन
प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए अभी जो दोनों टाइप की, जो एक्स-सिटू मैनेजमेंट हो या इन-सिटू मैनेजमेंट हो, मतलब इन-सिटू मैनेजमेंट मतलब क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद जो है उसको ज़मीन में मिलाया जाता है ताकि जो है उसको एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में उसको इस्तेमाल यूज़ हो सकता है। और एक्स-सिटू मैनेजमेंट मतलब सारा कलेक्शन होगा, सारा स्ट्रॉ, और उसके बाद उस स्ट्रॉ को बाकी जैसे कि पैकेजिंग के लिए यूज़ हो सकता है, बाकी क्वायर बोर्ड या बहुत सारे इंडस्ट्री में, चाहे पैलेट्स मेकिंग मशीनरी में होता है, सो इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए भी प्रावधान इसमें किया हुआ है ताकि, और आप देखेंगे कि इस ऐसे उपमिशन के कारण जो है हमारे जो क्रॉप रेसिड्यू जो बर्निंग जो है इंसिडेंट वो काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है कि भाई जलाने से कितना नुकसान होता जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप यही देखेंगे कि 1 टन पराली अगर जलाते हैं तो आप लगभग देखो कि लगभग जो है 15,500 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए किसान भी ऐसी बात नहीं कि समझ नहीं रहे, और हमने देखा भी है कि इसका प्रभाव भी दिखा, जो जागरूकता फैलाई गई कि उसमें कमी भी आई है। तो चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि महिलाओं के लिए कैसे इस पूरी योजना में एक विशेष स्थान है, उन्हें और ज़्यादा मशीनीकरण की तरफ आकर्षित किया जाए, उनका काम आसान किया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में मशीनीकरण पर, सह योजना के बारे में, सह मिशन पर। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि कृषि में महिलाओं की भूमिका कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और जब कृषि की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। तो मशीनीकरण के युग में किस महिलाओं का ख्याल कैसे रखा गया है? ये आपके देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में महिलाओं के जो है अभी भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उनके श्रम की बचत भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप देखेंगे कि जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, और उसका प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारी संस्थानें हैं वहाँ पे हम लोग जो है कृषि जो जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट्स का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उनका जो है ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि आजकल जो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स आ रही है, तो आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं अभी आजकल ट्रैक्टर भी चलाने लग गई है, और बाकी जो पावर टिलर्स कुछ ऐसे मशीन होती है, कटाई की मशीन्स है, या छोटे छोटे वीडर्स है, क्योंकि वीडिंग ऑपरेशन के लिए भी बहुत बड़ा श्रम लगता है, तो उसके लिए भी आजकल वीडर्स आ रहे हैं। तो ये सारी जो मशीन्स है, जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट जो है हम महिलाओं को देते हैं। साथ साथ में एक प्रशिक्षण भी देते हैं कि हम लोग जिस तरह से कि घरेलू जैसे मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, ताकि फिर वो उसको सेल करके भी बाहर अपने आमदनी अर्जित कर सकती है। तो इस तरह से पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग है हम लोग हमारे संस्थान में देते हैं, ताकि जो है अपना आमदनी अर्जित कर सके। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी, और हमारे जो उपमिशन में ये सारी एग्रीकल्चर मशीन जो है छोटे से लेके बड़े मशीन जो है हम लोग ने इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि महिलाओं को भी इसमें इसकी भागीदारी हम लोग निभा सकें। जी 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 सर, अब एक चीज़ ये भी बताएं कि क्या हमारे किसान घर बैठे ही सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है? क्या है कि आजकल डिजिटल का सब ज़माना है, तो हमने जो है फार्म एप्स नाम के FARMS नाम का ये जो ऐप है हमने बनाया है। तो इससे जैसे कि आपको कस्टम हायरिंग सेंटर की ज़रूरत है, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो आप अपना क्लिक करिए,
इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे एग्रीकल्चर जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, आप उसके डिटेल्स दिए हुए हैं, उनके पास क्या क्या मशीनें हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपना जो रिक्वायरमेंट है जो है उनको बता करके आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐप बनाएं तो आप देखेंगे कंबाइन हार्वेस्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप सारी जो मशीन है, जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर जिनको हमने सहायता प्रदान की, वो सारी कस्टम हायरिंग सेंटर जो है उस ऐप में हमने पूरी रजिस्टर्ड किए हैं। तो कोई भी किसान जो कहाँ का भी हो तो वो फार्म्स ऐप डाउनलोड करे और उसको आप पूरी सहायता मिल सकती है और उनको असिस्टेंस मिल सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और कैसे आप ऐप के माध्यम से भी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार जो नई नई मशीनें लेकर आ रही है, कस्टम हायरिंग जो शुरू की गई है, इससे जुड़िए, इसका भी पूरा लाभ लें, क्योंकि जब किसान की मेहनत के साथ मशीनें भी जुड़ती हैं तो उसका परिणाम और बेहतर होता है। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा है कि ये कोशिश है अभी किसान की ज़िंदगी को आसान बनाने की और साथ ही भविष्य की खेती के लिए उसकी नींव को और मजबूत करने की। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का सार लेकर हम सरकार आपके साथ में आए, सोशल मीडिया पर भी हमें बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर लिखकर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है सरकार आपके साथ कार्यक्रम के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके। तो हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपने सुझाव, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सरकार आपके साथ में अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी लेकर और नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।